चलिए, हमने कल क्या किए थे कि कल हमने द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद हमने क्या किए थे, कल पढ़ लिए थे। आज जो हमको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक, तो उसको हम पढ़ना है। तो उसको पढ़ने से पहले उनमें कुछ ऐसा चीज है जिनको हमको पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको जानना हमको जरूरी है। तो चर की यहाँ बात किया जा रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात किया जा रहा है। तो रैखिक समीकरण, रैखिक के बारे में आपको बताए थे पहले ही, रैखिक के बारे में बताए थे, मतलब जिसके पावर एक हो, एक्स की पावर एक, वाई के पावर एक, जेड के पावर एक, इसको हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। इसको हम रैखिक बहुपद कहते थे, ठीक है। लेकिन ये पर्सनली कोई एक x था, y था, z था, तो इसको हम कहेंगे बहुपद है, ये भी है बहुपद है, ये भी क्या है, बहुपद है। तो ये बहुपद हो गया, ठीक है। जब इसी को एक साथ अगर हम लिख दें, जैसे यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो यहाँ ये तीन चर वाले हो गए। कितने चर वाले? तीन चर, क्योंकि यहाँ पर तीन अलग अलग है, तीन अल्फाबेट क्या अलग अलग है, ये इसलिए क्या हो जाएंगे, तीन चर वाले हो जाएंगे। अगर यहीं पर अगर दो है, ठीक है, केवल x और y है, तो ये क्या हो जाएंगे, दो चर वाले हो जाएंगे। चाहे हम s प्लस t लिख दे, ठीक है, y प्लस z लिख दे, तब ये क्या हो जाएंगे, दो चर वाले हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? हाँ। तो ये दो चर वाले, दो चर मतलब उनमें केवल दो चर होंगे, ठीक है, उनमें चर संख्या दो होंगे। चर और अचर के बारे में बताए थे। चर क्या होते हैं? चर का मतलब होता है, जैसे x है, इस x का वैल्यू हमेशा क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। जहां भी जाएगा वहां पर इस x का वैल्यू क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन अचर में क्या होता है, अचर में क्या होता है कि अगर यहाँ पर चार है, यहाँ पर चार है, वो चार ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता है, ठीक। अगर यहाँ दो है, मतलब ये दो ही रहेगा, ये बदल नहीं सकता। लेकिन चर में क्या होगा, अगर यहाँ पर x है तो ये एक मान्य वैल्यू है, जिसको मान सकते हैं। जैसे x बराबर 2 मान लीजिए, x बराबर 3 मान लीजिए, जिस स्थिति में उसको जितना चाहिए हम x बराबर उतना मान के वहां पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, उसका वैल्यू आता है, ठीक, फिक्स नहीं रहता। जैसे यहाँ पर अगर मान चलिए यहाँ पर हम लिखे 3x प्लस 4 बराबर, यहाँ क्या कर दिया, मान चलिए हमने 12 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ बोलेगा सर ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक है। वैल्यू ज्ञात की 3x बराबर 12 माइनस 4 हो जाएगा, 3x बराबर यहाँ कितना आ गया, 8 आ गया। x बराबर 8 बाई कितना आ गया, 3 हो गया। अब फिर एक और हम इक्वेशन अगर मान चलिए यहाँ पर कर ले, एक और इक्वेशन अगर हम बात करें, तो एक दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं। जैसे मान चलिए 2x प्लस 5 बराबर यहाँ हम 10 ले लिए। अब तब बोलेंगे ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 2x बराबर 10 माइनस कितना होगा, 5 हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 5/2 आ गया। आप गौर कीजिए, ये भी x है, ये भी x है, लेकिन दोनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चर पद कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चर पद कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहां कहा जा रहा है दो चर, तो एक x एक चर हो गया, और y भी एक क्या हो गया, चर हो गया, z भी एक क्या हो गया, चर हो गया। तो दो चर, तो हमको इसका मतलब है दो को साथ में लेके चलना होगा। मतलब या तो हमको x या y को साथ में लेके चलना होगा, x या y को साथ में लेके चलना होगा, या y या z को साथ में लेके चलना होगा, या s या t को साथ में लेके चलना होगा, या हमको a या b को साथ में लेके चलना होगा। या हम ABCD के 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 लेटर होते हैं, उनमें से कोई दो को हमको लेकर के साथ में चलना होगा, तो दो चर वाले हो गए, ठीक। बात समझ में आ गया? तो यहाँ अब दो चर वाले हमको मतलब समझ में आ गया। अब रैखिक, तो रैखिक समीकरण का मतलब आपको हम बता चुके हैं, जिसके पावर एक हो, जिसके पावर एक हो क्या होता है, रैखिक होता है। सिंपल बात है, जिनके पावर एक हो क्या होता है, रैखिक होता है, ठीक। मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पर लिख दिए s प्लस टी बराबर अगर हम 4 लिखे, बोले हाँ ये एक रैखिक बहुपद है, ये एक रैखिक समीकरण है। तो वो कैसे,
तो देखिए इसके पावर पूछने तो मतलब एक है, इसके पावर पूछने तो क्या है, एक है। हाँ ये रैखिक समीकरण होगा, लेकिन कितने चर वाले? तो बोलेंगे सर अल्फाबेट में यहाँ पर देखें, इंग्लिश अल्फाबेट में देखें सर यहाँ पर एक एस है और एक टी है, दोनों अलग अलग है, तो दो है, इसलिए क्या हो जाएंगे, दो चर वाले होंगे। क्या होंगे? दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण इसको हम कहेंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात हमको समझ में आ गया। अब इनमें कुछ कंडीशन ये होते हैं कि रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, तो आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहला इसका तरीका जो होता है ग्राफ्य विधि, दूसरा तरीका विलोपन विधि, तीसरा तरीका प्रतिस्थापन विधि, चौथा तरीका वज्रगुणन विधि। ये चार तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने के। हम इन चार तरीकों से इसको क्या कर सकते हैं, आराम से हल कर सकते हैं। और सभी जितने भी इनके तरीके हैं बनाने के, उन सभी में x का वैल्यू वही आना है, सेम ही आएगा। अगर किसी में x का वैल्यू अगर एक आया है तो दूसरा विधि भी बनाएंगे वहां भी x का वैल्यू एक ही आएगा, तीसरा विधि भी बनाएंगे वहां भी x का वैल्यू एक ही आना है। जितने विधि हमको बनाना उन सभी में x के वैल्यू सेम ही आएगा, x के वैल्यू वहां पर बदल नहीं सकता। ठीक है, बात हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं अभी। ठीक है, आपको हमारे ख्याल से दो चर वाले भी समझ में आ गया। दो चर मतलब हमारे एबीसीडी 26 लेटर तो इनसे कोई दो अल्फाबेट उठा लेना, वो दो चर हो गए। ठीक है, उनमें क्या उनके पावर देखें ना, पावर एक है तो मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिनके पावर एक हो वो रैखिक होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं ना, ये केवल अगर चर दो है तो समीकरण इक्वेशन भी दो होनी चाहिए। चर दो है तो इक्वेशन भी दो होनी चाहिए, तब वो कटेंगे। क्योंकि अगर मान चले अगर हम यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर हम केवल 10 लिखे हैं, तब बोलेंगे यहाँ पर जो ना आपको डायरेक्ट x या y का वैल्यू निकालना है। इसमें कोई अलग वैल्यू आपको अपने मन से रखना नहीं है, डायरेक्ट आपको जो x या y वैल्यू निकालना है। तो आपसे यहाँ पर समस्या ये पैदा हो जाएगा कि सर यहाँ पर ना ही हमको x कटने वाला है, ना ही y कटने वाला, कुछ ऐसा तो है नहीं, ना ही किसी हम घटाएंगे जोड़ेंगे तो कैसे होगा। इसलिए यहाँ पर जब दो चर वाले पढ़ते हैं इक्वेशन भी आपको दो देना होता है। इसलिए यहाँ पर मान चले अगर हम यहाँ पर लिख दें 3x प्लस 2y बराबर यहाँ पर अगर लिख दें, तब बोलेंगे सॉल्व करो, तो सर अब तो आसान हो गया, तो कोई एक को काट देना, समीकरण ये फर्स्ट हो गया, समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ अगर हमको यहाँ पर काटना होगा तो सर इक्वेशन को पहले हमको बराबर करना होगा, इक्वल करना होगा, तब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो मेरा मन है y वाले काटेंगे या मेरा मन है तो किसको काटेंगे, x वाले काटेंगे। अगर x वाले काटेंगे तो y वाला वैल्यू निकलेगा, अगर y वाले काटेंगे तो x वाला वैल्यू निकलेगा। सिंपल बात है। जोड़ना है घटाना है, कब जोड़ना है कब घटाना है, तो उसके कंडीशन जो है ना आपको हम आगे बता देंगे, कब समीकरण को जोड़ा जाता है, कब समीकरण को घटाया जाता है। ठीक है, वो हम आपको आगे बता देंगे। पहले इनके जो है हम कुछ सिंपल रूप देख लेते हैं, सामान्य रूप इसके क्या होता है। ठीक है, चलिए सामान्य रूप हम पहले इसको क्या करते हैं देख लेते हैं। यहाँ जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण ये ठीक सामान्य रूप इनका सामान्य रूप क्या होता है, सर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। ये से क्या होता है, सामान्य रूप होते हैं, इसको हम व्यापक रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई हमारे ख्याल से बात। ठीक, तो अब यहाँ पर हम कुछ इक्वेशन लिख दो, मैं आपको कुछ वैल्यू बताना है। जैसे यहाँ पर लिखे 5x माइनस 5x प्लस 3y बराबर 2, 3x प्लस 2y बराबर 5। अब यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर ABC का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। बोले सर ये समीकरण इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन
इक्वेशन क्या होगा सेकंड, इसलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको भी इक्वेशन क्या मान सकते हैं सेकंड। इस रूप में इसको बैठाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कहा जाएगा ठीक है a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब हमको निकाल के बताइए। बोले सर इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है तो इसमें 1 1 वाले होंगे, ये इक्वेशन सेकंड है मतलब इसमें 2 2 वाले होंगे, मतलब इनमें इक्वेशन फर्स्ट में केवल a1 b1 c1 तो 1 1 वाले होंगे, इक्वेशन सेकंड में a2 b2 c2 मतलब इसमें केवल क्या हो गया 2 2 वाले हो गए, ठीक है। समझ में आ गया हमारे ख्याल से बात। तो यहाँ पर हमको क्या करना होता है, यहाँ पर अगर बताना होता है तो a1 बराबर, तो बोले सर x के बगल वाले a1 होते हैं, x के बगल वाले फर्स्ट इक्वेशन में x के बगल वाला a1 मतलब यहाँ पर क्या आ गया हमारा a1 कितना हो गया 5। b1 की बात करेंगे सर यहाँ पर b1 मतलब यहाँ पर b1 मतलब y के बगल वाले सर b1 होता है, तो y के बगल वाले कितने होते हैं 3, ठीक है। और c1 पे जहाँ तक बात करें c1 तो बोले सर c1 ओ c तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर ये अचर पद है तो यहाँ पर सर प्लस में लेकिन इधर चला गया तो मतलब जब बराबर उस साइड अगर कोई संख्या कर रहे हैं तो उनके साथ जो चिन्ह होते हैं उसके विपरीत ठिकाते हैं C1 में, तो इनके साथ प्लस का चिन्ह है इसके विपरीत क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बताएं तो a2 बताए कितना होगा, तो सर यहाँ पर नीचे वाले इक्वेशन 2 वाले पूछ रहे हैं, x के बगल वाला 2 हो जाएगा इक्वेशन सेकंड में, तो x के बगल वाला a2 होगा मतलब x के बगल वाला a2 यहाँ पर कितना है 3। b2 को बात करें सर b2 तो b2 यहाँ पर है वो कगर बगल में सर y के बगल में मतलब क्या होगा हमारा 2 होगा। और c2 को बात करें सर यहाँ पर 5 है, अभी तो आप बताए थे बराबर उस साइड जो चिन्ह होता है तो उसको जो है क्या करना होता है, जो चिन्ह होता है उस चिन्ह का ठीक विपरीत आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे -5 बस। सर यहाँ पर तो a1 a2 b1 b2 ये c1 c2 तो हम लिखना सीख गए, क्या आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। आप इसको तब तक कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए इसको क्या करता है मिटा देता है। चलिए यहाँ पर हम कुछ बात और बता देते हैं, ठीक है। जैसे अनुपातों की हमको तुलना बताना है, अनुपातों की तुलना, ठीक। अनुपातों की तुलना, ठीक है। अब अनुपातों की तुलना जो बताना है, जैसे मान के चलिए हम यहाँ लिखेंगे a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2, तब इसको क्या कहा जाएगा। बोले सर इसको जो है ना हम प्रतिच्छेदी कहते हैं, क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी कहते हैं। और इसको एक और कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसको हम कहेंगे केवल एक हल, केवल एक हल होंगे, क्या मतलब केवल एक हल होंगे, ठीक।
ये हो गया। और इसको जो है ना, इसको एक और चीज कहा जाता है जिसको संगत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। ठीक, चलिए अब एक चीज और हम लिखते हैं, जैसे A1 बट्टे A2, ठीक, बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर है C1 बट्टे C2। तो इसको क्या कहा जाता है? जब सभी बराबर हो तो इसको आपको संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती। अपरिमित रूप से अनेकहल, अपरिमित रूप से अनेकहल। अनेकहल, ठीक। और इसको भी क्या कहा जाता है? संगत कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना होगा, ठीक है। ठीक, अब एक है आपका A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे C2। इसे समांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समांतर, ठीक। और इसे एक चीज और कहा जाता है, इसको कहा इसे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होंगे, और इसे असंगत कहते हैं, ठीक। इस बात को आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाएंगे कि हर एक चीज हमको, जैसे यहाँ पर हमको इस चीज को आपको याद रखना होगा सबसे पहले बात। और ये चीज अगर हमको याद रहेगा, ये डायग्राम, तो ये डायग्राम अगर याद रहेगा ना, तो हम देख के ही ग्राफ बता सकते हैं, क्योंकि ग्राफ बताने के एक नियम जो होता है ना, इसी पर हमको एक चीज हम बता देते हैं कि जब हमको ये चीज पता होता है तो हम देख कर बता देंगे कि ग्राफ जो होगा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा? संपाती होगा। कैसा होगा? समांतर होगा, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है? जैसे हम क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे कट कर रहे हैं, तो ये प्रतिच्छेदी होगी, कि एक दूसरे कट कर रहा है, प्रतिच्छेदी कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो किस बिंदु पर? इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये प्रतिच्छेदी हो गया, ठीक है। संपाती का मतलब जैसे एक लाइन खींची ऐसे, तो दूसरा लाइन भी इसी पर जाएगा, दूसरा लाइन भी इसी पर जाएगा, तो इसे क्या कहा जाता है? संपाती कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता? संपाती कहा जाता है। समांतर की बात करें, जैसे एक लाइन ऐसे खींचे तो दूसरा लाइन ऐसे जाएगा या उसके ऊपर जाएगा, लेकिन क्या होंगे? वो एक दूसरे क्या होंगे? समांतर होंगे। तो ये हमारा क्या, किसका उदाहरण हो गया? प्रतिच्छेदी का। ये हमारा क्या था? समांतर का, ठीक है। हमारे ख्याल से आपको बात समझ में आ गया, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर। तो प्रतिच्छेदी जो होंगे उसको हम केवल एक हल कहेंगे, केवल उसका एक हल होगा। जो संपाती होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, मतलब x को अनेक मान हो सकते हैं। x का मान हो सकता है 10 भी होगा, x का मान 12 भी होगा, x का मान 2 भी होगा, x का मान 0 भी होगा, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे हल हो सकते हैं उनको, और उसको भी क्या कहा जाता है? संगत कहा जाता है। और केवल एक हल जो होंगे जिसको, उसको भी क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। समांतर वाले कोई हल नहीं होते, सिर्फ वो समांतर रेखा से दिखा सकते हैं, उसका कोई हल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें x और y दोनों कट जाएंगे तो बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो ना ही x का वैल्यू निकलेगा ना ही y का वैल्यू निकलेगा, इसलिए उसका कोई हल नहीं होते हैं, और वो क्या होते हैं? असंगत होते हैं, ठीक है। और समांतर के जो है, यहाँ पर ग्राफ कुछ इस प्रकार खींचा जाता है, संपातिक ग्राफ कुछ इस प्रकार खींचा जाता है, और प्रतिच्छेदी ग्राफ कुछ इस प्रकार खींचा जाता है। बात समझ में आया होगा? चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए उतार लिए होंगे। चलिए इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। आज जो हमको सीखना है, तो ग्राफ विधि सीखना है, ठीक है। ग्राफ किस प्रकार बनाया जाता है उसको हमको सीखना है, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं? मिटा डालते हैं।
चलिए ठीक। एक फार्मूला और हम लिख देते हैं यहाँ पे, बस इसमें इतना ही फार्मूला यूज होता है, इनके अलावा कोई फार्मूला यूज होता नहीं है। ठीक है, चलिए एक फार्मूला जो हम लिख देते हैं आपको, वो फार्मूला आपको है, तो आपका फार्मूला है वज्र गुणन विधि वाला। ठीक है, उसमें जो फार्मूले यूज होते हैं उन फार्मूले की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन सा? वज्र गुणन विधि। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रकार। तो इनके प्रकार जो होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला ग्राफे विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा प्रतिस्थापन विधि, चौथा वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो ये सब ग्राफी विधि है, हमको ग्राफ विधि सॉल्व करके बताना है। प्रतिस्थापन विधि, उसके जो नियम होते हैं नियम कंट्रोल को बनाना। लेकिन वज्र गुणन विधि जो होता है ना, तो वज्र गुणन विधि, तो इनमें कुछ विशेष फॉर्मूला लिखते हैं। जो फॉर्मूला होते हैं x बराबर, वज्र गुणन विधि में x बराबर हमारे फॉर्मूले होते हैं b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1। थोड़ा फ्रेश में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए। a1b2 माइनस a2b1, ये फॉर्मूले होते हैं हमारे x वाला। ठीक है, यहीं पर हमारे y वाले जो फॉर्मूले होते हैं, y वाले जहां तक बात किया जाए y वाले के, तो y वाला यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा c1 a2 c2 a1 बटे a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ये हमारे x के फॉर्मूले हो गए, ये हमारे y के फॉर्मूले हो गए। आपको वज्र गुणन जब विधि बनाना है तो आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपको ये सब पहले निकाल कर रख लेना है। उसके बाद आपको वहां पर x का वैल्यू भी ज्ञात करना होता है, x के वैल्यू भी निकालना होता है। तो x के वैल्यू निकालना होता है तो हमको क्या करना है, x जब वैल्यू निकालना है वज्र गुणन विधि, ये फार्मूला लगाएंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा, और ये फार्मूला लगाएंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए, इसमें इतना ही खास मुख्य बातें हैं, इनमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं हमको। चलिए, अब कुछ हम क्वेश्चन और पढ़ रहे हैं, वहां हमको आपको क्वेश्चन सोल्व करना, किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, तब तक नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए, इनके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जिन क्वेश्चन को हमको क्या करना है, ग्राफ विधि सोल्व करना है। तो ग्राफ विधि यहाँ पर हमारे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, जो इस पे हम बता सकते हैं, एक छोटा मोटा जो ग्राफ होगा उसको हम सिखा सकते हैं आपको। ठीक है, तो आपको अभी फिलहाल हम 3.1 हम बता रहे हैं एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज 3.1 आपको हम बता रहे हैं। इसमें इनके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है
उनको सॉल्व करना है। और सॉल्व क्या करना है, तो पहले क्वेश्चन क्या क्या रहा उनके आधार पर सॉल्व करना है। तो कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब जो है वो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो कहा जा रहा है यह एक मनोरंजक है। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय विधि से व्यक्त कीजिए। मतलब इसको जो है बीजगणित मतलब को अपने हिसाब से बीजगणित के हिसाब से उसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, या उसको या तो उसको एक्स और वाई के रूप में उसको बदल कर हम छोड़ दें, या तो उसको ग्राफीय विधि उसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात नोट हमेशा याद रखेगा, कभी भी कहीं भी ये चीज आपको लागू हो सकता है जब पूर्व या पहले की बात करें, जब पूर्व या पहले की बात करें, आप याद रखिएगा घटाना, क्या करेंगे घटाना। ठीक है, जब बाद या पश्चात की बात करें तो याद रखिएगा जोड़ना। ठीक है, इस बात को हमेशा आपको दिमाग में बैठा के रखना है और बता दे रहे ना जोड़ना या घटाना कैसे है। ठीक है, जितने वर्ष पूर्व कह रहा है जिससे कह रहा है उसमें जाके ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों में ऐड होगा, अगर दोनों की चर्चा करें तो दोनों में ऐड होगा, जोड़ेंगे। सॉरी, पूर्व की बात करें तो हमको क्या करना है घटाना है, तो दोनों में घटाना होगा। जिन दोनों की चर्चा करेगा उन दोनों क्या करना होगा घटाना होगा। जब बाद या पश्चात की जब बात करें तो वहां पर दोनों के बारे में चर्चा होगा, तो दोनों में जितना बाद या पश्चात करें उतना हमको जोड़ देना। अब पूर्व या पहले के बात करें तो दोनों में जितना कहे पूर्व उतना दोनों में क्या करना घटा देना। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है, हम सबको समझ में, मान लीजिए स्टूडेंट को समझ में अक्सर ये बात नहीं आता है, सर एक्स किसको माने वाई किसको माने। आप एक बात याद रखिएगा, इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जिसको सबसे पहले चर्चा करें, जिसको पहले पुकारा जाए उसको x मानना है, और जिसको बाद में पुकारा जाए उसे y मानना है। तो यहाँ सबसे पहले पुकारा किसको जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में आफ्ताब को। आफ्ताब कह रहा है ना, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, तो पहले कौन पुकारा, पहले किसका नाम है आफ्ताब का, और बाद में किसको पुत्री को। इसलिए सबसे पहले x किसको मानेंगे आफ्ताब को, और पुत्री क्या मानेंगे y मानेंगे। पहले जिसका चर्चा करे उसको x मानना है, और जिसको बाद में चर्चा करे उसे क्या मानना है y मानना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, हमने क्या किया मान लिया। अब पुत्री की बात किया जा रहा है, इसीलिए पुत्री की वर्तमान आयु हमने क्या मानेंगे y वर्ष। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमको इन्हीं दोनों के आयु सबसे पहले हमको मानना होगा, तब उसको बीजगणितीय विधि या उसको ग्राफीय विधि सॉल्व कर सकते हैं, बिना माने हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्थिति, इसकी जो प्रथम स्थिति जो होगा
प्रथम शर्त जो होगा, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, प्रथम शर्त में कहा जा रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, इस बात को सबसे पहले नोट कीजिए, 7 वर्ष पूर्व। तो आपको बोले दोनों में घटाना है, पूर्व की बात करें तो दोनों में क्या करना होगा, घटाना होगा। कितना वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, कितना वर्ष पूर्व का, 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो दोनों में कितना घटाएंगे, 7 वर्ष घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 7 बराबर देंगे, फिर लिखेंगे y माइनस 7, फिर इंटू कितने देना, 7। क्यों, क्योंकि कहा जा रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इसलिए 7 वर्ष पूर्व गया, कितने गुना, 7 गुना आयु, किसके, वो अपने पुत्री के। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 7, यहाँ गुना हो जाएगा 7x, यहाँ भी गुना होगा, 7 7 49 हो गया, सॉरी यहाँ पर y हो जाएगा। ठीक है, y, यहाँ x माइनस 7y बराबर माइनस 49 माइनस यहाँ प्लस में 7, तो x माइनस 7y बराबर माइनस में 42। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करेंगे, लिखेंगे प्रथम स्थिति जो कह रहा था उसको हम इक्वेशन में क्या किए, बदल दिए। प्रथम स्थिति में जो कह रहा था उसको हमने क्या किया, इक्वेशन में बदल दिया। अब जो है हमको कहा जा रहा है द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से 3 वर्ष बाद, अब फिर कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु के रह जाऊंगा। तो दोनों बाद की बात कर रहा है, तो बाद वाले में बाद या पश्चात वाले में क्या करना है, जोड़ना है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 3। ठीक, कितना गुना, 3 गुना किसके, वो अपने पुत्री की आयु के। तो ये आयु अपने पुत्री की आयु के बराबर होगा, इक्वल होगा ना। तो यहाँ हो गया x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9 हो गया। तो x माइनस 3y ये इधर आएगा, x माइनस 3y, तो 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 6। इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है, और ऐसे ही छोड़ देंगे, यही इसका क्या हो गया, बीजगणित रूप हो गया। अगर यहाँ पे इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो वैल्यू जब हम आगे क्वेश्चन जब हम पढ़ लेंगे, आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, अगले एक्सरसाइज को जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ ये सब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इसको फिर हम जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को उसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप ये नोट बात आप याद रखिएगा हमेशा। आप क्वेश्चन नंबर 1 को आप क्या कीजिए, आराम से नोट कीजिए। ठीक, चलिए इसको क्या करते हैं, मिटा डालते हैं। ठीक, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ रहे हैं, कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम के
एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदे। 3 बल्ले और 6 गेंद। तो बल्ला और किसका बात कर रहा है? गेंद का। तो पहले कौन आया? बल्ला। बाद में कौन आया? गेंद। ठीक है। तो कितना रुपये में खरीदा था? 3900 रुपये में। क्या हो? तो सर 3 को बल्ला खरीदा था, 6 को गेंद खरीदा था। कितना? 3 बल्ला खरीदा था और 6 गेंद खरीदा था। और बाद में उसने फिर 1 बल्ला और कितना? उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदे। उसने बाद में फिर क्या किया? 1 बल्ला खरीदे और उसी प्रकार के 3 गेंद और खरीदे। वो भी कितने रुपये में? 1300 रुपये में। फिर आपको कहा जा रहा है इस स्थिति को आपको बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में आप क्या कीजिए? व्यक्त कीजिए। कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर किसका चर्चा कर रहा है? बल्ला और किसका? गेंद का। सबसे पहले बल्ला का चर्चा हो रहा है, बाद में गेंद का चर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इसका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्या करेंगे? लिखेंगे माना कि बल्ला की कीमत बराबर x रुपया। ठीक है। गेंद की कीमत बराबर क्या होगा? y रुपया। प्रथम शर्त से। अब सिंपल बात है, आपको एक बात हम समझा रहे हैं। जैसे कि अगर हम बोलेंगे एक कलम का मूल्य x रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा? सर बोलेंगे 5x। क्यों? 5x हम कह दें, बोलेंगे एक कलम का मूल्य अगर 2 रुपया है तो 10 कलम का मूल्य कितना होगा? बोलेंगे सर 20 रुपया। कहा है सर एक कलम को 2 रुपया है ना, 10 कलम तो 10 को 2 गुना करेंगे तो 20 ना होगा। तो वही बात हम भी कह रहे हैं, यहाँ पर वही समझाना चाहते हैं। अगर एक कलम का मूल्य अगर x है तो 5 कलम का मूल्य कितने होगा? 5x होगा। तो वही बात हम यहाँ जैसे एक बल्ला की कीमत x माने हैं, एक बल्ला की कीमत अगर हम x माने हैं तो 3 बल्ला की कीमत कितना होगा? 3x होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? 3x। अब प्लस के साथ में क्या खरीदा था? गेंद भी खरीदा था। कितने गेंद? 6 गेंद खरीदा था। तो एक गेंद का रुपया कितने है? y रुपया है। तो 6 गेंद का रुपया कितने होगा? तो बोलेंगे सर 6 हुआ। दोनों मिला कितने रुपया जमा किया था? पहुंचने 3900 रुपया क्या किया था? जमा किया था। ठीक है। ये हमारा यहाँ पर फिर क्या करेंगे? अगर 3 यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो x + 2y बराबर कितने हो जाएगा? 3900 रुपया। यहाँ कटेगा तो 13 तिया 3900, 39 रुपया। यहाँ x + 2y बराबर कितना होगा? 1300। क्वेश्चन फर्स्ट। फिर यहाँ पर हम बोलेंगे द्वितीय शर्त से या द्वितीय स्थिति से। तो फिर द्वितीय शर्त में कह रहा है कि उसी प्रकार के एक बल्ला और 3 गेंद खरीदे। एक बल्ला और 3 गेंद खरीदे। 3 गेंद, हाँ, एक बल्ला और 3 गेंद खरीदे थे। ठीक है। एक बल्ला और 3 गेंद खरीदे। तो आप गौर कीजिए, जैसे यहाँ पर एक बल्ला है, कुछ इक्वेशन गलत दिया हुआ हमारे ख्याल से। इक्वेशन इसी प्रकार के एक बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदे। सॉरी, यहाँ पर कुछ इक्वेशन हमको लग रहा है गलत दिया हुआ। गलत ये दिया हुआ कि 3 गेंद नहीं होगा, गेंद 2 ही होगा। ठीक है। इक्वेशन यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिया हुआ। उसी प्रकार के एक बल्ला और 2 गेंद और खरीदे थे। तो उसका हो जाएगा x + 2y बराबर 1300 रुपया। इक्वेशन सेकंड हो गया। बस ऐसे इसको हम भी उसको क्या करना? छोड़ देना। ठीक। ये हमारा इक्वेशन इसका सही हो जाएगा। ठीक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगर मान चले अगर 3x कहे तो यहाँ पर क्या करना? सॉरी 3 गेंद अगर कहे तो यहाँ पर 3 गेंद हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है। चलिए हमारे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में एक बार और हम समझा देते हैं।
एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने क्या किया, कहीं गया, कुछ बल्ला और कुछ गेंद खरीदा। तो उसने जब 3 बल्ला और 6 गेंद जब खरीदे थे तो 3900 रुपया दिए। तो जब उस इक्वेशन को हमने क्या किया, हमने माना बल्ला की कीमत x और गेंद की कीमत क्या हो गया y। तो हमने आपको यहाँ पर बताए थे, अगर मान चलिए एक कलम अगर 2 रुपया में दे रहा है, 10 कलम करते तो बोले 20 रुपया। तो हम बोले एक कलम का मूल्य अगर x रुपया है तो 5 कलम का मूल्य कितने होगा, बोले सर 5x हो। ठीक है, तो उसी प्रकार तो यहाँ हमने क्या देखा, अगर एक बल्ला की कीमत x है, 3 बल्ला की कीमत कितना होगा 3x, और अगर एक गेंद की कीमत y है तो 6 गेंद की कीमत कितना होगा 6y, बराबर कितना 3900 रुपया। जब इक्वेशन बनाया तो x + 2y बराबर कितना हो गया 1300। फिर द्वितीय शर्त में क्या रहा, फिर उन्होंने गया, फिर एक बल्ला खरीदा और 3 गेंद खरीदा, फिर उसको कितना रुपया देना पड़ा 3900 रुपया देना पड़ा। तो एक बल्ला और 3 गेंद खरीदा था, कितना दिया 3900 रुपया। इक्वेशन ऐसे इसको क्या करना, छोड़ देना, और आपको आगे बनाना, सॉल्व भी करना ग्राफे विधि। जब अगर हम आगे आपको बताएं तो आपको बहुत आसान रहेगा, आराम से बनेगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए इसको क्या करता है, मिटा देते हैं, ऐसे आप क्या कीजिए, ले लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, 3.1 में। इसके 3 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन जो था 160 रुपये था। जैसे हम आज बाजार गए, तो आज हम बाजार गए तो हमने सेब खरीदा और अंगूर खरीदा, तो कुछ अमाउंट में खरीदे होंगे। जैसे मान चलिए हम 1 केजी सेब ले लेंगे, 2 केजी अगर मान चलिए अंगूर लेंगे, तो उन दोनों जो दाम जो हुआ हमने 160 रुपये अदा किया, हमने दे दिया। यहाँ कहा जा रहा है तो 2 केजी आपने सेब लिए और 1 केजी अंगूर लिए, और उन दोनों के जितने दाम हुए आपने उसको क्या किया, दे दिए। ठीक, फिर हमने 1 महीने बाद गए तो 4 केजी सेब और 2 केजी हमने क्या किया, अंगूर लिए। तब उसका मूल्य जो है ना हमको 300 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया, 300 रुपया हो गया। तो इस स्थिति को जो है हमको बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में क्या करना है, इसको व्यक्त करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सेब की चर्चा कर रहा है। सबसे पहले किसका चर्चा, सेब का। तो पहले सेब का चर्चा करेगा तो सेब को x मानेंगे, और बाद में किसका चर्चा कर रहा है, अंगूर का, तो उसको क्या मानेंगे, y मानेंगे। इसलिए यहाँ लिखेंगे माना 1 केजी सेब की कीमत बराबर x रुपया। ठीक, और 1 केजी अंगूर की कीमत क्या हो गया, y रुपया। ठीक है, अब इसका प्रथम स्थिति जो गया, प्रथम शर्त, वही कॉन्सेप्ट लागू हुआ। 1 रुपये में एक, अगर मान लीजिए 1 कलम 2 रुपया में दे रहा था, 2 कलम क्या रुपया में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू हुआ। अगर 1 केजी सेब का मूल्य अगर x है तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या होगा, 2x होगा। 2 केजी सेब का मूल्य कितना होगा, 2x होगा। अगर 1 केजी अंगूर का y है तो 1 केजी अंगूर का y हो गया, बराबर करते हैं 160 रुपये। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, यही है। चलिए अब फिर कह रहा है किसी दिन द्वितीय शर्त से कह रहा है किसी दिन क्या कहेगा, उन्होंने फिर 1 महीने बाद फिर गया और 4 केजी सेब खरीदे और 2 केजी अंगूर खरीदे। ठीक है, तो 4 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का x रुपया, तो 4 केजी सेब का कितना 4x, और 1 केजी अंगूर का y रुपया, तो 2 केजी अंगूर कितने रुपया 2y, बराबर कुल कितने रुपया देना पड़ा 300 रुपया। इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो यहाँ इक्वेशन सेकंड है, थोड़ा इक्वेशन और थोड़ा नीचे लेते हैं। जब यहाँ 2 कॉमन है तो x + y हो जाएगा, बराबर कितना 300। यहाँ पर कटेगा तो कितना आएगा 150 आएगा, मतलब 2x + y बराबर कितना आ गया हमारा 150। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, यहाँ क्या है 150। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड आ गया। चलिए यहीं तक हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई, और यहीं तक आपको छोड़ना। कल के वीडियो हम क्या करेंगे, कल के वीडियो में
कल जो वीडियो आपको मिलेगा उस वीडियो में हमको क्या करना है कि हमको ग्राफ विधि सीखना, ठीक है। ग्राफ विधि हमको उसमें क्या करना है, सीखना ही है। और हम आपको सिखा के रहेंगे, वैसे छोड़ेंगे नहीं, आपको ग्राफ हम सिखा कर छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो जो आपको यहाँ पर फेसबुक पर आपको फ्री मिलेगा, ठीक है, और यूट्यूब पर भी आपको फ्री मिलेगा, ठीक। हमारा यूट्यूब चैनल है NSC ज्ञानी, वहाँ पर जाकर आराम से फ्री में पढ़ सकते हैं। आपके आज से साइंस का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो साइंस का वीडियो जो है आपको केमिस्ट्री आज का वीडियो आज जो है आपको डाला जाएगा, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे NSC ज्ञानी पे। वहाँ पर आप जा करके आप हमारे साइंस पढ़ सकते हैं। और तीनों सब्जेक्ट आपको साइंस के जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तीनों सब्जेक्ट का आपको वहाँ पर डाला जाएगा, वीडियो डाला जाएगा। और आपको SST के भी कुछ दिन बाद आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे NSC ज्ञानी चैनल है, यूट्यूब चैनल, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पढ़िए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए